Hello everyone, I am Divya. Welcome you all in lecture number 3rd of class 9 science, chapter number 5, the fundamental unit of life. So लास्ट लेक्चर के अंदर हमने किया था प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल को डिटेल के अंदर, एंड उसके बाद हमने किया था सेल के बाहर से जो कवरिंग होती है उसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन. सो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है इट इज़ द सेल ऑर्गेनेलीज. सेल ऑर्गेनेलीज. सेल ऑर्गेनेलीज जो होती हैं वो हमारे पास सेल के अंदर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, कुछ ऐसे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. ठीक है, जैसे कि हमारे पास कोई भी सेल है. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेल है. इसके बाहर से जो लेयर थी, कवरिंग थी, आउटर कवरिंग, इसको हमने बोला था प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, उसके बाहर से एक और प्रोटेक्टिव लेयर हमने पढ़ी थी जो कि प्लांट्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई के अंदर प्रेजेंट होती है. और ये जो लेयर होती है रिजिड होती है, हार्ड होती है, नॉन लिविंग होती है, एंड इट इज़ द सेल वॉल. इट इज़ द सेल वॉल. इसके अलावा सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट होंगी, ठीक है, सेल के अंदर जैसे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, और कोई जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स जो कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, उन्हीं सारे पार्ट्स को हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलीज. ठीक है, क्या है ये सेल ऑर्गेनेलीज. सो सेल ऑर्गेनेलीज को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं. ठीक है, कैसे? कुछ सेल ऑर्गेनेलीज जो होती हैं उनके पास डबल मेम्ब्रेन्स होती हैं. ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड. कुछ सेल के पास सिंगल मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, एंड सम आर मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेलीज. मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेलीज. सेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं जिनके पास या तो दो लेयर्स प्रेजेंट होंगी, या एक प्रेजेंट होगी, या फिर मेम्ब्रेन लेस होगी. अगर हम बात करें डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके अंदर न्यूक्लियस को. न्यूक्लियस. न्यूक्लियस हमारे पास क्या होता है, सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है. ठीक है, इन द एनिमल सेल. ठीक है, बट प्लांट सेल के अंदर क्या था, वैक्यूल का साइज बड़ा था, तो न्यूक्लियस जो है वो हमारा पेरिफेरी पे सेट हो गया था. ठीक है, तो बेसिकली हम सेल के अंदर न्यूक्लियस को सेंटर के अंदर पढ़ते हैं. तो हमारा जो न्यूक्लियस है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है. इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड. ठीक है, बट हमने क्या पढ़ा था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है, उसकी जगह पे न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियोइड क्या था, जो डीएनए था, ठीक है, हमारा जेनेटिक मटेरियल था, वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट था, लेकिन उसके बाहर से कोई भी एक स्पेसिफिक जो लेयर थी, एक कवरिंग जो थी, मेम्ब्रेन जो थी, वो एब्सेंट थी. बट जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके बाहर से वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है. ठीक है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है, मीन्स जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है. इसके बाद हम बात करें डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर की, हमारे पास आता है माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं हमारे पास सेल के पावर हाउस. ठीक है, क्या करेंगे, ये एनर्जी को जनरेट करेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे. माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, दीज आर द पावर हाउस ऑफ द सेल. ऐसे कुछ फ्लैटन स्ट्रक्चर होती है, डबल मेम्ब्रेन्स होती हैं. आउटर जो लेयर होगी वो सिंपल होगी, उसके बाद जो अंदर वाली जो लेयर होगी वो इनफोल्डिंग्स बनाती है. ठीक है, इसके बाद डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक टाइप का क्या है, प्लास्टिड है. प्लास्टिड है. प्लास्टिड्स क्या होते हैं, कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, प्लास्टिड्स आर द पिगमेंट्स जो कि प्लांट सेल के अंदर होते हैं मेनली, जो कि कलर प्रोवाइड करते हैं हमारे प्लांट के पार्ट्स को. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं. ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, दीज आर क्लोरोप्लास्ट. अगर हम बात करें सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स की, तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हमारे पास वो होते हैं जिनके बाहर से सिर्फ एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है. ठीक है, हमारे पास एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है. तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगे हमारे सेल के अंदर, दीज आर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या होता है, ये न्यूक्लियस जो है इसके
जो आउटर लेयर होती है ना, इसके बाहर से ये प्रेजेंट होता है, इसी की मेम्ब्रेन से अटैच होके प्रेजेंट होता है। कुछ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होती हैं, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है ऐसे, पैरेलल इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है इनका, ठीक है। और इनके पास, कुछ के पास तो क्या होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ के पास राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। तो इसी बेसिस पे ये 2 टाइप्स के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। जिसके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो तो होते हैं हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसके पास एब्सेंट होंगे वो होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट अगर बात करें सिंगल मेम्ब्रेन में, तो इसके बाद प्रेजेंट होते हैं कुछ पैरेलल मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और इन्हीं पैरेलल मेम्ब्रेन्स को हम बोलते हैं गोल्जी बॉडीज। क्या बोलते हैं? गोल्जी बॉडीज, गोल्जी बॉडीज। इसके अलावा गोल्जी बॉडीज जो हैं वो अपना जो ये मेम्ब्रेन है, इसी के जो आउटर लेयर होती है ना, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, इससे कुछ बैग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस करती है। इनको हम बोलते हैं वेसिकल्स। क्या बोलते हैं? वेसिकल्स। वेसिकल्स कौन प्रोड्यूस करता है? गोल्जी बॉडीज प्रोड्यूस करती हैं। इसके अलावा जो गोल्जी बॉडीज हैं, इन्हीं के पार्ट से जो वेसिकल इधर बनी है, इधर सैक लाइक, जब ये डिस्पैच हो जाती है, मतलब कि इससे जब अलग हो जाती है तो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर ले लेती है, और इन्हीं सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसोसोम होते हैं हमारे पास ससाइडल बैग ऑफ द सेल, ससाइडल बैग ऑफ द सेल, ठीक है। इनके पास कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऐसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे सेल के अंदर कोई डैमेज पार्ट है या फिर कुछ ऐसा पार्ट है जो कि हमारे सेल को नीड नहीं है, तो उसको क्या करेगी, ये डाइजेस्ट कर जाती है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इसके अलावा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है हमारे पास वैक्यूल। वैक्यूल, वैक्यूल लार्ज साइज का होता है इन प्लांट सेल और स्मॉल साइज का होता है एनिमल सेल के अंदर या फिर एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स की, तो मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स जो होंगी हमारी सेल के अंदर, दीज आर राइबोसोम्स, राइबोसोम्स एंड सेंट्रोसोम्स, सेंट्रोसोम्स। राइबोसोम्स जो स्ट्रक्चर्स होती हैं ये भी ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, ठीक है, बट इनके बाहर से कोई प्रोटेक्टिव लेयर, मतलब कि एक कोई लेयर प्रेजेंट नहीं होती। इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, यूनिट होती है इनके पास 2, ऐसे करके कुछ इनका स्ट्रक्चर होता है। तो राइबोसोम्स का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में, ठीक है। तो ये थी हमारे सारे सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। अब इनको डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस जो है हमारे पास डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो है वो सेल का क्या है, कंट्रोल सेंटर है, ठीक है। कंट्रोल सेंटर मीन्स इसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है। कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल सेंटर हम न्यूक्लियस को इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है ना वो कैरी करता है सारे की सारी इन्फॉर्मेशन को। और कैसी इन्फॉर्मेशन ये कैरी करता है, जो भी सेल के अंदर कोई भी चीज़ का सिंथेसिस करवाना है, ठीक है, कोई भी फंक्शन परफॉर्म करवाना है, तो वो सारे की सारी इन्फॉर्मेशन कैरी करता है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर एक ऐसा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, एक ऐसा फाइबर प्रेजेंट होता है, एक ऐसा पार्ट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक मटीरियल, ठीक है, डीएनए जिसको बोलते हैं। तो डीएनए जो होता है ना हमारे न्यूक्लियस के पास, वो कैरी करता है हमारी जो बॉडी है ना उसके जितनी भी कैरेक्टर्स होंगे। फॉर एग्जांपल स्किन टोन हो गया, आई का कलर हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं ये सारे के सारे कैरी करता है कौन, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो क्या कैरी करेगा, सारे कैरेक्टर्स, जेनेटिक कैरेक्टर्स जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उनको कैरी करेगा न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है। सो न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल सेंटर है ऑफ द सेल। उसके बाद न्यूक्लियस क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली।
अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बाहर से 2 प्रोटेक्टिव लेयर्स प्रेजेंट होती हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियस के बाहर से 2 प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा डायग्राम होगा न्यूक्लियस का, इसके बाहर से 2 प्रोटेक्टिव लेयर्स प्रेजेंट है और इन्हीं लेयर्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप, या फिर हम इन जो लेयर है, प्रोटेक्टिव जो लेयर है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलेमा। न्यूक्लियोलेमा। जो हमारा न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियोलेमा है, इसके अंदर कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं पोर्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। दीज आर द न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर का फंक्शंस होगा कि कोई भी चीज का ट्रांसपोर्ट करवाना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस में हेल्प कर रही थी? ये हेल्प कर रही थी ट्रांसपोर्टेशन में। कोई भी सब्सटेंस अंदर जाना है फिर अंदर से बाहर जाना हो तो उसमें हेल्प कर रही थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऐसे ही जो न्यूक्लियोलेमा है ना, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वो भी हेल्प करती है किस में? फॉर एग्जांपल किसी प्रोटीन को न्यूक्लियस के अंदर से साइटोप्लाज्म के अंदर जाना है या फिर साइटोप्लाज्म से किसी प्रोटीन पार्ट को इनसाइड द न्यूक्लियस आना है, तो उसका जो ट्रांसपोर्ट करवाएगी ना, वो करवाएगी न्यूक्लियर पोर। ठीक है, जो ये यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनता है प्रोटीन्स का और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन्स का, इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। इसका फंक्शन होता है किसमें? ट्रांसपोर्टेशन में। ट्रांसपोर्टेशन में। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर, जैसे हमारी सेल के अंदर एक फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमारी सेल के अंदर एक फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर भी एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। दिस इज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही हमारा स्कैटर्ड होता है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में जेनेटिक मटेरियल ऐसे स्प्रेड आउट होता है। ठीक है, ये टेंगल्ड फॉर्म में होता है। टेंगल्ड मीन्स उलझा हुआ होता है, जो कि फाइबर की फॉर्म में होता है और इसी फाइबर की फॉर्म को हम बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या कैरी करके रखता है? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल विच इज डीएनए। डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है जो कि प्रेजेंट होता है इनसाइड द न्यूक्लियस इन फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन फाइबर। ठीक है, जो ये डीएनए है इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये क्या है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। जो डीएनए है उसका स्ट्रक्चर होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड होता है डीएनए। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड, ऐसे हेलिक्स के फॉर्म में अरेंज होता है, कोइल्ड होता है। ठीक है, ये होता है हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर। एक होता है हमारे पास आरएनए। आरएनए भी क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, आरएनए भी क्या है? जेनेटिक मटेरियल। लेकिन आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो वायरसेस के अंदर होता है, कुछ बैक्टीरियाज के अंदर भी होता है। ठीक है, तो जो आरएनए है, आरएनए ये होता है राइबोऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड। जैसे हमारा डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड है, लेकिन आरएनए जो होगा वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है आरएनए एंड डीएनए के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियस के अंदर। इसके बाद जो न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, ये क्रोमेटिन की फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्या क्रोमेटिन की फॉर्म में ही ये डीएनए रहता है? ठीक है, जब हम सेल डिवीजन की बात करते हैं, जब कोई भी नई सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जब हमारी एक प्री एग्जिस्टिंग जो सेल है उससे जब कोई नई सेल बनती है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल डिवीजन। क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का प्रोसेस जो होगा उसके अंदर सेल जो है
वो डिवाइड करती है एंड सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं, साइटोप्लाज्म है और जो न्यूक्लियस है वो भी डिवाइड करता है, ठीक है। सेल डिवीजन के टाइम पे सेल के अंदर न्यूक्लियस भी डिवाइड करता है, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करता है। तो जब न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो डीएनए भी डिवाइड करेगा, ठीक है, इक्वल फॉर्म में डिवाइड करेगा। तो जब सेल डिवाइड करती है तो डॉटर सेल्स बनती हैं, डॉटर न्यूक्लियाई बनती है, ठीक है। अगर हम बात करें न्यूक्लियस की तो टू डॉटर न्यूक्लियाई इधर बनेंगी। तो जब डॉटर सेल्स बनती हैं एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से, तो पहले जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है उसके अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है वो टेंगल्ड फॉर्म में, मीन्स क्रोमेटिन की फॉर्म में प्रेजेंट है, क्रोमेटिन की फॉर्म में प्रेजेंट है। लेकिन जब सेल डिवीजन होता है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो डीएनए है, जो क्रोमेटिन है, वो क्या करेगा, कोइलिंग करना स्टार्ट करेगा। इसकी कोइलिंग होगी एंड कंडेंसेशन होगा, कोइलिंग एंड कंडेंसेशन। फिर ये एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो ऐसे स्ट्रक्चर बनती है बाय कोइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमेटिन फाइबर, ठीक है। सेल डिवीजन के टाइम पे जब सेल डिवाइड करती हैं, जब एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से जब न्यू सेल जो बनेंगी, तो उस टाइम पे जो डिवीजन होगा, डिवीजन के टाइम पे क्रोमेटिन फाइबर जो है, जो टेंगल्ड है, वो अनटेंगल्ड होके कोइलिंग करेगा और उसका कंडेंसेशन होगा, तो वो एक प्रॉपर शेप गेन कर लेते हैं और उसी शेप को हम बोलते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। ये क्रोमोसोम्स की 2 आर्म्स होती है और बीच में होता है काइनेटोकोर, ठीक है। काइनेटोकोर से दोनों के दोनों आर्म्स अटैच होते हैं। दीज आर द क्रोमोसोम्स। जो क्रोमेटिन क्या है, ये टेंगल्ड फॉर्म में जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है उसके अंदर प्रेजेंट होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल। लेकिन जब सेल डिवीजन होता है तो वो जो डीएनए प्रेजेंट है क्रोमेटिन फाइबर की फॉर्म में, वो कोइलिंग करता है और कंडेंसेशन करता है और कुछ स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। ये था हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, कंट्रोल सेंटर है किसी भी सेल का। डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, अंदर इसके प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। इसके बाद जब सेल डिवीजन होता है, जो क्रोमेटिन फाइबर होगा वो कोइलिंग करके और कंडेंसेशन करके एक शेप गेन कर लेते हैं जिसको बोलते हैं हम क्रोमोसोम। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल आती है हमारे पास डबल मेम्ब्रेन बाउंड में माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल, अब इसको हम इसीलिए बोले क्योंकि पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। एनर्जी का प्रोडक्शन करवाता है और जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो प्रोड्यूस होती है इन फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है जिसकी जो इनर लेयर होगी हमारे पास, इनर लेयर के पास इनफोल्डिंग्स होती हैं, ठीक है। और इन्हीं इनफोल्डिंग्स को हम बोलते हैं क्रिस्टे। दीज आर द क्रिस्टे। माइटोकॉन्ड्रिया के पास 2 लेयर्स होती हैं, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इनर जो मेम्ब्रेन होगी उसकी इनफोल्डिंग्स होंगी अंदर की साइड में, ठीक है। और इन्हीं फोल्डिंग्स को हम बोलते हैं सिस्टरने, इन्हीं फोल्डिंग्स को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे, ठीक है। तो हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इसके पास खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है और खुद के राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। खुद के राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, इसके पास खुद का डीएनए भी प्रेजेंट है, खुद के राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है। तो इसको किसी और सब्सटेंस से, किसी और जो पार्ट है उससे इसको प्रोटीन्स की जरूरत नहीं है। तो ये अपने नीड के, अपने एसेंशियल जो प्रोटीन्स है उनका फॉर्मेशन खुद ही कर लेता है। तो इसीलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको हम बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस
ऑर्गेनेली। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली हम माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए बोलेंगे क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्रोटीन्स का सिंथेसिस खुद करता है, क्योंकि इसके पास डीएनए भी प्रेजेंट होता है और इसके पास राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, पावर हाउस ऑफ द सेल इनको बोला जाता है। इनके पास 2 मेम्ब्रेन होंगी, तो इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसकी इनफोल्डिंग्स होती हैं और इन्हीं इनफोल्डिंग्स को बोला जाता है क्रिस्टे। डीएनए प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स करता है, इसीलिए इसको बोला जाता है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। एनर्जी जो प्रोड्यूस करेगा इन फॉर्म ऑफ एटीपी प्रोड्यूस करेगा और ये एटीपी प्रोड्यूस होगी ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एटीपी की फॉर्म में जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो यूज होगी इन डिफरेंट फंक्शन ऑफ द सेल। और एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो मेन फंक्शन क्या होगा माइटोकॉन्ड्रिया का? इन प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का राइबोसोम्स एंड डीएनए प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। नेक्स्ट आता है इसके बाद प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो होते हैं ये होते हैं पिगमेंट्स हमारे पास। प्लास्टिड्स पी से याद रखेंगे, पी मीन्स प्लांट्स। प्लास्टिड्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे ओनली इन प्लांट्स के अंदर। प्लास्टिड्स प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। और ये क्या है? पिगमेंट्स है। दीज आर द पिगमेंट्स। तो जो प्लास्टिड्स होते हैं ये पिगमेंट्स होते हैं जो कि मेनली कलर प्रोवाइड करते हैं हमारे प्लांट के पार्ट्स को। ठीक है, प्लास्टिड्स क्या है? प्लांट सेल्स के पास प्रेजेंट होते हैं। दीज आर द पिगमेंट्स जो कि कलर प्रोवाइड करते हैं हमारे प्लांट के पार्ट्स को। प्लास्टिड्स जो होंगे मेनली 3 टाइप्स के होते हैं: क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। प्लांट्स पार्ट के अंदर ग्रीन के अलावा जितने भी कलर दिखते हैं हमें उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्रोमोप्लास्ट। अदर देन ग्रीन जितने भी कलर होंगे वो प्रोवाइड करता है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट इज मेनली द प्लास्टिड जिसके पास पिगमेंट होते हैं रेड, पर्पल, ब्लू, जितने भी कलर होंगे, ऑरेंज, ये सारे के सारे कौन प्रोवाइड करेगा? क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट के अंदर मेनली जो पिगमेंट होगा इट इज ज़ेंथोफिल। ठीक है, ज़ेंथोफिल नाम का पिगमेंट होता है मेनली क्रोमोप्लास्ट के अंदर। इसके बाद बात आती है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो मेनली होते हैं हमारे पास कलरलेस पिगमेंट्स। ठीक है, ये कलरलेस होते हैं तो इसीलिए इनका जो मेन फंक्शन होगा वो होगा स्टोरेज का फंक्शन। ठीक है, क्या होगा? स्टोरेज का फंक्शन। ये मेनली स्टोर करके रखते हैं स्टार्च, फैट्स एंड प्रोटीन्स को। स्टार्च, फैट्स एंड प्रोटीन्स को। स्टार्च को जो पिगमेंट स्टोर करके रखता है उसको हम बोलते हैं अमाइलोप्लास्ट। फैट को जो स्टोर करके रखता है उसको बोलते हैं हम एलियोप्लास्ट। एंड स्टोरेज ऑफ प्रोटीन जो करता है इट इज एल्यूरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होंगे? कलरलेस पिगमेंट्स होंगे जो कि मेनली स्टोरेज के अंदर हेल्प करते हैं और स्टोरेज करेंगे स्टार्च का, फैट का एंड प्रोटीन्स का। जो स्टार्च का स्टोरेज करते हैं उनको हम बोलते हैं अमाइलोप्लास्ट। फैट का स्टोरेज जो करेंगे उसको बोलेंगे हम एलियोप्लास्ट एंड प्रोटीन्स का जो स्टोरेज करेंगे उसको बोलते हैं एल्यूरोप्लास्ट। नेक्स्ट बात आती है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा प्लास्टिड है जिसके पास पिगमेंट प्रेजेंट होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट। ठीक है, और उसी पिगमेंट को हम बोलते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट। जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है ये ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, ग्रीन कलर। सो मीन्स प्लांट के पास जितने भी लीफी पार्ट है, हमारा ग्रीन पार्ट जितना भी है वो सारा का सारा किसने प्रोवाइड कराया? क्लोरोप्लास्ट ने प्रोवाइड करवाया। क्लोरोफिल इसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है और इसके अलावा क्लोरोफिल जो होगा वो हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस के अंदर।
फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू जो प्लांट्स है वो क्या करेंगे, अपना फूड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो ये ग्रीन पिगमेंट होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है और हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, ठीक है। जो क्लोरोप्लास्ट होगा ना वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होगा वो प्रेजेंट होता है प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। सारे के सारे जो पिगमेंट होते हैं वो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट। तो क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं, ऐसे स्टोक्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, और एक जो स्ट्रक्चर है ये कोन लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं थाइलाकोइड। इट इज थाइलाकोइड, ठीक है। इसके पास जो ये स्पेस प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। इट इज स्ट्रोमा। ऐसे ये बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और ज्वाइन होते हैं एक लेमिला से, ठीक है। जो क्लोरोफिल पिगमेंट होगा वो प्रेजेंट होता है इन थाइलाकोइड्स की जो मेम्ब्रेन है इसके ऊपर प्रेजेंट होगा, ठीक है। और यही जो पिगमेंट है ना ये रिसेप्टर का काम करेगा, ठीक है। जो लाइट एनर्जी आएगी ना, लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, लाइट एनर्जी को जब ये ट्रैप करेगा जो कि यूज होगा किसके अंदर, फोटोसिंथेसिस के अंदर, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के अंदर जो रॉ मटेरियल होगा वो क्या होता है, सनलाइट, ठीक है। क्या है, सनलाइट। सनलाइट की हेल्प से जो प्लांट्स है वो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करवाएंगे। जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है वो प्रेजेंट होता है जो थाइलाकोइड है उसकी जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर, लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है एंड हेल्प करता है किसके अंदर, फोटोसिंथेसिस के अंदर। कलर प्रोवाइड करता है हमारे प्लांट पार्ट्स को ग्रीन कलर, एंड इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। इसके अलावा जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसके पास भी क्या प्रेजेंट होगा, खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है एंड राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को भी हम बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली, क्योंकि इसके पास भी डीएनए प्रेजेंट होता है एंड राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। सो फॉर्मेशन ऑफ जो प्रोटीन्स करेगा उसके अंदर भी हेल्प करता है राइबोसोम्स इन क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट हमारे पास ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल नाम का इसके अंदर, और ये हेल्प करता है किसके अंदर, फोटोसिंथेसिस के अंदर भी। और क्लोरोप्लास्ट क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कुछ कोइन लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं और ये वन अबो अनदर होता है तो स्टोक लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसको हम बोलते हैं थाइलाकोइड। एक सिंगल स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे थाइलाकोइड। जो एक सिंगल स्ट्रक्चर होती है इसको हम बोलते हैं थाइलाकोइड, और जो कंप्लीट जो स्ट्रक्चर इधर बन के आती है कि स्टोक लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं ग्रेना, ठीक है। सो थाइलाकोइड की जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं हमारे पास क्लोरोफिल पिगमेंट, और ये हेल्प करते हैं किसके अंदर, लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के अंदर, फिर उसके बाद फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, और ये ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है हमारे प्लांट पार्ट्स को। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, क्योंकि दोनों के अंदर ही क्या प्रेजेंट है, डीएनए भी प्रेजेंट है, राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है, जो कि हेल्प करवाएगा किसके अंदर, इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स में। तो ये हो गए हमारे पास तीन जो थे डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, या फिर हम बोले प्लास्टिड्स। इसके बाद अगर बात करें सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स की, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड में हमारे पास सबसे पहले आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, मेनली ये क्या है, दीज आर द मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स, जो कि ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, और एक नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन्स का, इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन्स का एक नेटवर्क है, ठीक है, एक इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन्स का, इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन्स का नेटवर्क है, और ये नेटवर्क जो है ये बनाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन है इनके बाहर से, ठीक है, और ये मेम्ब्रेन्स का, इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन्स का एक नेटवर्क है। इसके अंदर टू टाइप्स में हम इसको क्लासिफाई करते हैं। कुछ के पास राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल हाफ के पास राइबोसोम्स प्रेजेंट है। तो जहाँ पे भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे ना, वो उसके सरफेस को क्या कर देंगे, रफ बना देंगे, ठीक है, ये इसके सरफेस को रफ बना देंगे। सो प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स जहाँ होगी, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स क्या करेगी, सरफेस को रफ बना देगी। तो सरफेस रफ हो गया तो नाम इसको दे दिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा जहाँ पे राइबोसोम्स एब्सेंट है उस पार्ट को हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फंक्शन की बात करें तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर प्रेजेंट है राइबोसोम्स। सो राइबोसोम्स का मेन फंक्शन होता है इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा वो हेल्प करता है किसके अंदर, इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा उसके ऊपर राइबोसोम्स एब्सेंट है, हेल्प करता है इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, एंड RER हेल्प करता है इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। इसके अलावा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका फंक्शन होता है एंजाइम्स एंड हार्मोन सिंथेसिस में भी। इसके अलावा एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कि जो SER है ना, ये जो लिवर सेल्स हैं उनके अंदर डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, लिपिड फॉर्मेशन। इसके अलावा ये क्या करवाएगा, एंजाइम्स एंड हार्मोन के सिंथेसिस में हेल्प करेगा एंड डिटॉक्सिफिकेशन करवाएगा लिवर सेल्स के अंदर। एंड जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा ये हेल्प करता है इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन्स का एक नेटवर्क है। ये टू टाइप में इसको क्लासिफाई करते हैं, जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे कि उसके सरफेस को रफ बना देंगे, एंड इट इज सेड टू बी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स एब्सेंट है एंड हेल्प करते हैं इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स में, और इसके अलावा एंजाइम्स एंड हार्मोन का सिंथेसिस में भी हेल्प करेंगे एंड डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं इन द लिवर सेल्स। इसके बाद बात करें गोल्जी एपरेटस के बारे में। गोल्जी एपरेटस भी क्या है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, ये पैरेलली प्रेजेंट होती है कुछ मेम्ब्रेन्स, ठीक है। गोल्जी एपरेटस ये हमारे पास गोल्जी बॉडीज। सो गोल्जी बॉडीज क्या है, पैरेलल मेम्ब्रेन्स है, पैरेलल मेम्ब्रेन्स है, और इन्हीं मेम्ब्रेन्स को हम बोलते हैं सिस्टरने। सिस्टरने के पैरेलल स्टोक्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं गोल्जी बॉडीज। ये क्या काम करेंगी, जो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स सिंथेसाइज करवाए किसने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। प्रोटीन्स एंड लिपिड्स सिंथेसाइज करवाए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, वो पहले ट्रांसपोर्ट होंगे किसके पास, गोल्जी बॉडीज के पास। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद जो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स थे इनका मॉडिफिकेशन होगा, मॉडिफिकेशन होगा। इसके बाद ये स्टोर होंगे इन गोल्जी बॉडीज, स्टोरेज होगा कुछ टाइम के लिए। उसके बाद इनका पैकेजिंग होता है, क्या होगा, पैकेजिंग। पैकेजिंग क्यों होगा, क्योंकि डिफरेंट पार्ट्स में जब इनकी नीड होगी तो ये सप्लाई करवा दिए जाए, ठीक है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स का सिंथेसिस हुआ, ये क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रांसपोर्ट होंगे इन गोल्जी बॉडीज, ठीक है। ये सिस्टरने का एक पैरेलल पैटर्न्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं गोल्जी बॉडीज, ठीक है। जो प्रोटीन और जो लिपिड्स बने थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, वो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट होने के बाद इनका मॉडिफिकेशन करवाया जाता है, मॉडिफिकेशन के बाद ये स्टोर किए जाते हैं कुछ टाइम के लिए। इसके बाद इनकी पैकेजिंग की जाती है, पैकेजिंग के बाद इनको ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है डिफरेंट पार्ट्स में। ट्रांसपोर्ट इनका होता है थ्रू वेसिकल्स, ठीक है।
जो सिस्टर्नी है ये कुछ ऐसे आउट ग्रोथ करते हैं, ठीक है, इन्हीं को हम बोलते हैं वेसिकल्स। ये क्या फॉर्म हो गई? वेसिकल्स। वेसिकल्स के अंदर स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। उसके बाद पैकेजिंग होने के बाद इन्हीं वेसिकल्स के थ्रू क्या करवाया जाता है? इनका ट्रांसपोर्ट करवा दिया जाता है। इसके बाद बात आती है जो गोल्जी बॉडीज है ना, ये कुछ और एक और सेल ऑर्गेनेल है जिसका फॉर्मेशन करती हैं। गोल्जी बॉडीज जैसे वेसिकल्स का फॉर्मेशन हुआ, ऐसे ही ये सैक लाइक स्ट्रक्चर का एक फॉर्मेशन करती हैं। जैसे कोई भी सिस्टर्नी है, इससे सबसे पहले एक वेसिकल की फॉर्म में एक स्ट्रक्चर बनेगी, इसके बाद जब ये इससे डिस्पैच होगी तो ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। एक बाहर से एक लेयर प्रेजेंट है इसके, और ये सैक लाइक जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं लाइसोसोम। दिस इज लाइसोसोम। लाइसोसोम एक ऐसे स्ट्रक्चर है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होती है और इसको हम बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इट इज सेड टू बी सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ठीक है। जो लाइसोसोम होता है इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं डाइजेस्टिव एंजाइम्स को हम बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, लाइसोसोम्स क्या करेंगे? कोई भी डैमेज पार्ट होगा जो सेल है उसके अंदर, या फिर बाहर से कुछ ऐसा सब्सटेंस आ गया हो जो कि हमारी सेल को डैमेज कर सकता है, या फिर हमारी सेल का कोई भी पार्ट डैमेज हो गया हो, तो उसको क्या करेगा? ये डाइजेस्ट कर जाता है। समटाइम्स ये क्या करेगा? कंप्लीट, अगर सेल को कुछ किसी पार्ट से क्या है, खतरा है, डेंजर है, तो वो क्या करेगा? कंप्लीट सेल को भी क्या कर देगा? डाइजेस्ट कर जाता है। इसीलिए हम लाइसोसोम्स को बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, क्योंकि डेंजर जब होता है उस टाइम पे ये कंप्लीट सेल को भी डाइजेस्ट कर जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या करेगा? कोई भी डैमेज पार्ट है उसको डाइजेस्ट कर जाता है। इसीलिए हम लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, क्योंकि समटाइम्स ये क्या करेगा? खुद के सेल को ही क्या कर जाता है? डाइजेस्ट कर जाता है। इसके बाद बात आती है वैक्यूल्स की। वैक्यूल्स भी क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। वैक्यूल्स क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। वैक्यूल्स जो होंगे वो लार्ज साइज में होंगे प्लांट सेल्स के अंदर, और एनिमल सेल के अंदर ये बहुत स्मॉल साइज में होते हैं या फिर एब्सेंट होते हैं। सो प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होंगे वो 50 to 90% जो स्पेस होगा उसको ऑक्यूपाई करते हैं, जिसकी वजह से जो सेल है वो क्या करती है? अपनी शेप को मेंटेन करके रखती है, ठीक है। वैक्यूल्स क्या करेंगे? वैक्यूल्स हेल्प करते हैं प्लांट सेल को खुद की शेप को मेंटेन करके रखने में, या फिर अपनी शेप को रिजिड रखने में, ठीक है। तो इसी जो ये एबिलिटी है वैक्यूल्स की कि ये अपनी सेल की शेप को क्या करवा के रखता है? रिजिड बना के रखता है, मेंटेन करके रखता है, और इसी एबिलिटी को हम बोलते हैं टर्जिडिटी। टर्जिडिटी। वैक्यूल्स क्या करेगा? टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है टू द सेल। इसके अलावा जो वैक्यूल है वो हेल्प करता है स्टोरेज के अंदर। स्टोरेज के अंदर इसके अंदर स्टोर होता है केमिकल्स, सारे के सारे कोई भी सब्सटेंस है, वेस्ट पार्ट है, वो सारा का सारा जाके स्टोर होता है एक वैक्यूल के अंदर। वैक्यूल के पास एक आउटर लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। इट इज टोनोप्लास्ट। सो वैक्यूल क्या है? एक लार्ज बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है प्लांट सेल के अंदर, एंड एनिमल सेल के अंदर कोई भी छोटा सा प्रेजेंट हो सकता है या फिर एब्सेंट होता है। 50 to 90% साइज जो होगा प्लांट की सेल का उसको ऑक्यूपाई करके रखता है। इसके अलावा जो वैक्यूल है इसकी आउटर लेयर को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। एंड टोनोप्लास्ट किसमें हेल्प करेगा? स्टोरेज में। इसके अंदर वेस्ट मटेरियल हो गया, कोई भी केमिकल हो गया, कोई भी सब्सटेंस है सेल के अंदर, वो स्टोर होता है वैक्यूल्स के अंदर। इसके अलावा जो वैक्यूल्स होंगे वो हेल्प करते हैं किसके अंदर? सेल की शेप को मेंटेन करके रखने में, रिजिड बना के रखने में, और इसी एबिलिटी को हम बोलते हैं टर्जिडिटी, ठीक है। तो वैक्यूल जो है वो स्टोरेज में हेल्प करते हैं, जिसके अलावा टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है अपनी सेल को। सो ये थे हमारे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। इसके बाद राइबोसोम्स रहते हैं। राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम्स ऐसी सेल ऑर्गेनेल हैं जो कि प्रोकैरियोटिक्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं एंड यूकैरियोटिक्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स आर द
राइबोसोम्स आर द ओनली सेल ऑर्गेनेली जो कि प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोट्स में भी एंड यूकैरियोट्स में भी, ठीक है। सो राइबोसोम्स ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनके बाहर से कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। दीज आर द मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। इनका फंक्शन होता है इन प्रोडक्शन ऑफ, या फिर हम बोले इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। सो प्रोटीन्स के सिंथेसिस करवाते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो होंगे प्रोकैरियोटिक्स के अंदर स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, स्कैटर्ड होते हैं कहाँ पे, इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। लेकिन राइबोसोम्स अगर यूकैरियोटिक में बात करें तो यूकैरियोटिक के अंदर वो साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होते हैं, गोल्जी बॉडीज के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा वो प्रेजेंट होंगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी, विच इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और प्रोडक्शन करते हैं किसका, प्रोटीन्स का, ठीक है। तो यूकैरियोटिक में बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स एंड प्रोकैरियोटिक्स में कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो ये था राइबोसोम्स। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन हमने पढ़ा था कि जो सेल का डिवीजन होता है वो कैसे होता है, जब एक सेल होती है प्री एग्जिस्टिंग सेल, वो डिवाइड करती है नई सेल को बनाने में, ठीक है। जो सेल थ्योरी थी उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो रुडोल्फ विर्चो ने अपनी एक स्टेटमेंट दी थी, ओमिनस सेलुला ई सेलुला, है ना, सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब था कि एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही क्या हो रहा था, नई सेल का फॉर्मेशन हो रहा था। तो नई सेल का फॉर्मेशन हो रहा था एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से बाय सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन का मतलब है कोई भी सेल नई सेल का फॉर्मेशन कर रही है। सेल डिवीजन, एक प्री एग्जिस्टिंग सेल डिवीजन करके एक नई सेल का फॉर्मेशन कर रही है, उसी को हम बोलते हैं सेल डिवीजन, ठीक है। सो सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर फॉर्म बाय डिवाइडिंग, ठीक है। ये मेनली टू टाइप्स का होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। टू टाइप का होगा, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस जो होता है ना, माइटोसिस हमारा होता है इक्वेटोरियल डिवीजन, ठीक है। माइटोसिस क्या होगा, इक्वेटोरियल डिवीजन। इक्वेटोरियल डिवीजन के अंदर क्या होगा, एक सेल है मान लो, ठीक है, इसके अंदर क्रोमोसोम्स है, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें हम किसकी, डीएनए की, डीएनए क्रोमेटिन फाइबर में पहले प्रेजेंट होगा, इसके बाद सेल डिवीजन के टाइम पे वो क्रोमोसोम के अंदर चेंज हो जाएगा बाय कोइलिंग एंड कंडेंसेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी सेल के अंदर 12 हमारे पास क्रोमोसोम नंबर है, ठीक है, एक सेल है इसके पास 12 क्रोमोसोम नंबर है। जब ये सेल डिवाइड करेगी, ठीक है, माइटोसिस के अंदर जब एक पेरेंट सेल डिवाइड करेगी तो ये 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनाती है, ठीक है, तो 2 डॉटर सेल्स बनाती है। सो जो हमारी पेरेंट सेल है इसके पास 12 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। सो जब सेल डिवीजन होगा, माइटोसिस जब होगा, तो जो क्रोमोसोम नंबर है एक पेरेंट सेल के अंदर वो इक्वल होते हैं इन डॉटर सेल के अंदर, ठीक है। डॉटर सेल के अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाते हैं ड्यूरिंग माइटोसिस सेल डिवीजन जितने एक पेरेंट सेल के अंदर होते हैं। और जो माइटोसिस होता है वो होता है किसके अंदर, मान लो कोई टिश्यू डैमेज हो गया, ठीक है, जब उसके अंदर कोई टिश्यू कोई डैमेज हो गया तो उसके अंदर जब न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है तो उसके अंदर होता है माइटोसिस प्रोसेस, ठीक है। किसके अंदर होगा, डैमेज हो जाना, रिकवरी ऑफ अ टिश्यू, ठीक है। जब कोई भी इंजरी हो जाए तो उसका जब रिकवरी होगी किसी भी टिश्यू की तो उसके टाइम पे क्या होगी, माइटोसिस प्रोसेस होती है, ठीक है। इक्वेटोरियल डिवीजन है, इसके अंदर जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक पेरेंट सेल के अंदर होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेल डिवीजन के बाद डॉटर सेल के अंदर जाते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा माइटोसिस प्रोसेस। नेक्स्ट अगर बात करें मियोसिस की, ठीक है, जो मियोसिस जो होता है इट इज रिडक्शनल डिवीजन, ये होता है रिडक्शनल डिवीजन।
इसके अंदर एक पेरेंट सेल जो है ये जब डिवाइड करती है तो ये 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। मियोसिस के अंदर 4 डॉटर सेल्स बनती हैं। तो इसके अंदर जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे पेरेंट सेल के पास जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे उनका हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही डॉटर सेल के पास जाता है, ठीक है। जैसे कि मियोसिस के अंदर जो पेरेंट सेल है इसके पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 12 है, तो जो डॉटर सेल है उसके पास 6 नंबर क्रोमोसोम ही जाएगा और सभी के पास इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाएंगे, ठीक है। तो जो सेल डिवीजन था इसके अंदर 2 टाइप्स के सेल डिवीजन होते हैं, मियोसिस एंड माइटोसिस। माइटोसिस जो होती है ये क्या है, इक्विटोरियल डिवीजन है, मियोसिस है रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। मियोसिस जो होगी वो रिडक्शनल डिवीजन इसीलिए क्योंकि जो पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल से जो क्रोमोसोम जब एक डॉटर सेल के अंदर जाते हैं इन ड्यूरिंग सेल डिवीजन तो वो हाफ होके जाते हैं, ठीक है। पेरेंट सेल से जब डॉटर सेल के अंदर क्रोमोसोम्स जब जाएंगे तो वो हाफ होके जाते हैं, ठीक है। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल से जाते हैं, ठीक है। तो ये था मियोसिस। मियोसिस होता है इन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जैसे मेल के अंदर स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है एंड फीमेल के अंदर एग का फॉर्मेशन होता है। ये क्या है, हमारे गैमेट्स हैं और इनका जो फॉर्मेशन होता है वो होता है बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। अगर देखो, अगर हम काउंट करें मियोसिस के अंदर जो पेरेंट सेल है इसके अंदर 12 क्रोमोसोम है, लेकिन जब हमने इसका भी टोटल किया तो भी 12 आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या आ गया, इसका डबल आ गया, ठीक है। क्या आ गया, डबल आ गया, क्योंकि यहाँ पे 4 जो है 4 डॉटर सेल्स बनी है। तो अगर हम मियोसिस को डिटेल के अंदर पढ़ते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, हाफ ऑफ द टाइम पे इनका डबल हो जाता है, ठीक है। 12 का डबल हो जाता है, ये हम फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें मियोसिस की तो क्या है, रिडक्शनल डिवीजन है, क्योंकि पेरेंट सेल से जब डॉटर सेल के अंदर क्रोमोसोम्स का ट्रांसफर होता है तो वो हाफ होके जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो माइटोसिस है इसके अंदर जो पेरेंट सेल के अंदर जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उतने ही इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम पास होते हैं टू द डॉटर सेल। तो ये था सेल डिवीजन। इसी के साथ चैप्टर भी हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। सेल की जितनी भी ऑर्गेनेल्स थी वो हमने पढ़ ली। इसके बाद ये छोटा सा टॉपिक था सेल डिवीजन का, ये भी कंप्लीट हो गया। अगर हम देखें हमारे पूरे चैप्टर का ओवरव्यू, ठीक है। सो सेल जो चैप्टर था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इस चैप्टर के अंदर हमने स्टार्टिंग से पढ़ा सेल के बारे में, ठीक है। सेल हमने स्टार्टिंग में देखा था कि सेल एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। सेल क्या है, एक किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ की एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। इसके अलावा कोई भी छोटी यूनिट अगर होगी तो वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेगी, मतलब कि सिंगली इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करती है। तो सेल क्या है, फंडामेंटल है, ठीक है, स्ट्रक्चरल यूनिट है एंड फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल यूनिट इसीलिए है क्योंकि ये एक अगर सिंगल भी प्रेजेंट है तो भी क्या है, ये लिविंग है और परफॉर्म कर सकती है सारे फंक्शंस को, ठीक है, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है या फिर प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर होगा। इसके अलावा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। मल्टी सेलुलर के अंदर हमने देखा था कि बहुत सारी सेल्स मिलके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है, वो था मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल ह्यूमन हो गए, एनिमल्स हो गए, ट्रीज हो गए, ठीक है, प्लांट्स वगैरह, ये सारे क्या थे, हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे। इसके बाद हमने सेल की डिस्कवरी देखी, ठीक है। सेल सबसे पहले डिस्कवर किसने की, रॉबर्ट जो हुक थे, सबसे पहले उन्होंने सेल को डिस्कवर किया, ठीक है। उसके बाद हमने सेल थ्योरी देखा। सेल थ्योरी के अंदर सबसे पहले स्केल्डन एंड शोन ने सेल थ्योरी दी, इसके बाद उसको मॉडिफाई किया रुडोल्फ विर्चो ने। उसके बाद ओवरव्यू ऑफ सेल देखा। ओवरव्यू ऑफ सेल के अंदर हमने देखा कि सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, सेल का शेप क्या है, साइज क्या है, इसके बारे में हमने देखा। इसके बाद सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने देखा था कि सेल के अंदर कौन सा पार्ट प्रेजेंट होगा, किस किस का फंक्शन होगा, और आज हमने सारी सेल ऑर्गेनेल्स को डिटेल के अंदर किया। इसके अलावा हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में, ठीक है। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल पढ़ा यूकैरियोटिक के अंदर, ठीक है। इसके अलावा सेल डिवीज़न को हमने देखा। सेल डिवीज़न के अंदर 2 टाइप की डिवीज़न होंगे, एक है माइटोसिस, एक है मियोसिस, ठीक है। तो इसी के साथ चैप्टर भी हमारा हो गया ख़त्म।
आपको इसके लेक्चर नोट्स जो होंगे वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है उसके ऊपर मिल जाएंगे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ। टिल देन बी हैप्पी, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।